हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसी के साथ जो चैनल में नए जुड़े हैं उन सबको क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कॉन्ट्रोवर्सीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई कंटेंट क्रिएटर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू दूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल आज ऑडियंस के लिए मैडम और जनाब के ऊपर एक वीडियो। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियो के स्टार्टिंग में होती है, कुछ मिडिल में होती है, कुछ एंडिंग में होती है और कुछ मुझे आप सबके फीडबैक्स भी चाहिए होते हैं। तो फीडबैक्स देने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, उसके बाद अपने फीडबैक प्लस अपने ओपिनियंस प्लस अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो यस, बहुत टाइम से मैंने मैडम और जनाब के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर और क्या क्या कंटेंट मैडम और जनाब लेके आ सकते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल दिन गर्मियों के कुछ ऐसे हो गए हैं कि ऐसी लेजीनेस रहती है, ऊपर से बोरिंग व्लॉग्स देख के और बोर्डम हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा बोरिंग चीज़ों को आजकल अपनी लाइफ से ना एडिट किया हुआ है, बट स्टिल मैं जानती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसे हैं जो स्पेशली मैडम और जनाब के रिएक्शन वीडियोस एंजॉय करते हैं। तो यस, मुझे आप सबका भी ख्याल रहता है और आप सबके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रहता है, तो इसीलिए आज ये रिएक्शन वीडियो उन्हीं सबको डेडिकेटेड है। तो यस, आपने देखा कि अम्मी का प्रोसीजर हुआ है। हमारी डिक्शनरी में तो प्रोसीजर नहीं कहते हैं, पर मैडम और जनाब की डिक्शनरी में प्रोसीजर कहते हैं। वैसे तो मैडम और जनाब अपने आप को इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव दिखाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू किसी फीमेल से रिलेटेड बात करने वाली हो तब वो बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, तब वो बिल्कुल मॉडर्न हो जाते हैं। और हमेशा से बात यह है कि जो चीज़ें मैडम के व्लॉग में आनी चाहिए या जो चीज़ें लेडीज़ के मुँह से अच्छी लगती हैं, बोलनी भी बतानी भी, वो हमेशा जनाब अपने व्लॉग में कवर करते हैं। अब चाहे आप वो मैडम की फीडिंग की दुनिया देख लीजिए, जब मैडम की फीडिंग की दुनिया चल रही थी तो वो मैडम को बेसिकली अपने व्लॉग में दिखानी थी, लेकिन नहीं, वो भी फीडिंग की दुनिया भी जनाब ने ही डिस्कस करी थी और मैडम के साथ अपने ही व्लॉग में डिस्कस की थी। बेसिकली जो प्रोसीजर अम्मी का हुआ है वो प्रोसीजर या तो साहिबा दिखा देती या फिर मैडम दिखा देती, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट कैसे जनाब अपने हाथ से जाने देते या जनाब को कौन नहीं देता। आप जानते हैं कि कंटेंट के मामले में जनाब को कोई मना नहीं करता, पूरी फैमिली का कंटेंट उन्हीं के लिए है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी को देना चाहें या नहीं। और भैया अम्मी अब्बू की पूरी सेवा पानी वही करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी मेजर कंटेंट होगा वो जनाब के ही हिस्से में आएगा। फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की है कि जिस तरीके से जनाब अपने पापा का इतना ख्याल रखते हैं, उनकी डाइट का, उनकी एक्सरसाइज का, पूरी फिजियोथेरेपिस्ट तक उनके लिए लगाई गई है, हर चीज़ का, उनके खाने का। आपने देखा होगा कि खाना उनका जो है वो ऊपर जनाब और मैडम के फ्लैट में नहीं बनता है, नीचे से ही उनका जो खाना है वो बन के आता है, बिल्कुल लाइट उबले हुए मसालों के साथ। तो पूरा प्रॉपर डाइट फॉलो किया जा रहा है पापा का बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज़। तो मम्मी को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उनको सिर्फ बोल देते हैं, 6 महीने में एक दिन उनके अंदर का बेटा जग जाता है और मम्मी को थोड़ा सा व्लॉग में 2-4 भाषण दे देते हैं। उसके अलावा अपनी मम्मी की हेल्थ को लेके ये कंसर्न क्यों नहीं है? अगर ये एक प्रॉपर डाइट अपने पापा को फॉलो करवा सकते हैं तो एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट डाइट मुझे लगता है इनको अपनी अम्मी को भी देना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से उनके अब हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या जिस तरीके से उनको ओबिसिटी है या जिस तरीके से उनकी अब एज हो गई है, डेफिनेटली उनका भी अब एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का टाइम आ गया है। और वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए जिस तरीके से पापा को उन्होंने बाउंड किया हुआ है, इसी तरीके से अम्मी को भी इन्हें बाउंड करना चाहिए। अम्मी का नीचे फ्लैट का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल डाइट का, वो तो क्या ही बोलें। खैर अम्मी को क्या बोले, हेल्दी लाइफस्टाइल तो इनके खुद के घर में भी दिखता है कि कितना हेल्दी फूड ये लोग खाते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं अम्मी के प्रोसीजर की, क्योंकि हमें तो प्रोसीजर ही बताया गया है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा था कि एक्चुअल में अम्मी को हुआ क्या है। कुछ लोगों को उन्होंने क्लियर भी किया, लेकिन अभी भी कुछ ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज है। तो अम्मी का एक तरीके से मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताऊं, डीएनसी आपने सुना होगा। डीएनसी कराई जाती है जब हमारे बॉडी के अंदर यानी कि यूट्रस में, बेसिकली फीमेल्स की यूट्रस में कुछ स्क्रैप हो जाए या कुछ चीज़ें वहाँ पे इंक्रीज़ होने लगे, डिसबैलेंस होने लगे, तो डीएनसी के द्वारा उन चीज़ों को क्लीन किया जाता है।
ये मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताया है। तो इनकी अम्मी के साथ क्या हो रहा है, इनकी अम्मी के यूट्रस में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सर्वाइकल पॉलिप्स वो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लस जो उनके यूट्रस की लाइन है वो लाइन भी थोड़ी सी इनकी इंक्रीज़ हुई है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। हालांकि इस प्रोसीजर के द्वारा उसे बाहर तो निकाल दिया गया है, जो सर्वाइकल जो पॉलिप्स इकट्ठे हो गए थे, यानी कि जो पॉलिप्स बढ़ने लगे थे, लेकिन ये कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग इलाज है, क्योंकि ये वापस से बनने लगते हैं। इसीलिए उनको बोला गया है कि हर 3 महीने में इनकी सोनोग्राफी होगी, क्योंकि ये पॉलिप्स फिर से बन जाते हैं, इन्हें फिर क्लियर करना पड़ता है, ये फिर से बन जाते हैं। लेकिन अगर एक सही तरीके की सलाह दी जाए, मैं कोई गाइनो नहीं हूँ या मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने जितना सुना है या जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब ये प्रॉब्लम होने लग जाए, वो भी आफ्टर मेनोपॉज अगर ये प्रॉब्लम होने लग जाए तो इसका सरल और बिल्कुल टिकाऊ इलाज यही होता है कि आपको यूट्रस रिमूवल सर्जरी के लिए चले जाना चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं कि आजकल फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो यूट्रस की वजह से कर रहे हैं। खासकर आफ्टर मेनोपॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। आपने देखा होगा कि फीमेल्स में अगर मैं बात करूँ 100 में से, तो येस 100 में से हर 10 महिला इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो इसका एक टिकाऊ इलाज और बिल्कुल कंप्लीट इलाज यही होता है कि आप उस चीज़ को, उस ऑर्गन को बॉडी से निकाल दीजिए कि वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपको बार बार उस चीज़ को सफाई करनी पड़े या उस चीज़ को क्लीन करना पड़े। क्योंकि अभी जो प्रोसीजर हुआ है वो एक काइंड ऑफ क्लीनिंग ही हुई है वहाँ पे, लेकिन ये वापस से डेवलप हो जाएंगे, ये टिश्यूज़ वापस से डेवलप हो जाएंगे, वापस से फिर इन टिश्यूज़ को वो क्लियर करेंगे। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब इनकी अम्मी डरती है। अब अगर इनकी अम्मी डरती है तो इन लोगों को अपनी अम्मी को इस चीज़ की काउंसलिंग देनी चाहिए या इस चीज़ को काउंसल करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये कब मेजर हो जाए, आप लोगों ने भी अपने इर्द गिर्द ज़रूर इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस किया होगा। आए दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी खबर यूट्रस से रिलेटेड हमें सुनने को भी मिलती है, हमें पता भी चलती है, और हमने भी अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा होगा। मैंने खुद ने ये सब चीज़ें देखी हैं। मेरी एक नेबर थी जो इसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रही थी और बार बार ये चीज़ें डेवलप हो रही थी और उसके बाद उनको बहुत मेजर इश्यूज़ हो गए थे, जो इशू उनकी सर्जरी मतलब यूट्रस रिमूवल के बाद भी 1-2 साल के बाद वापस से डेवलप होने लगे थे। तो इस चीज़ का जो मेन इलाज होता है ना, वो यही होता है। फ़िलहाल इन्होंने एक टेम्पररी प्रोसीजर किया है अम्मी के साथ, लेकिन वो प्रोसीजर कोई इनका कामयाब इलाज नहीं है। बाकी डॉक्टर अपने आप में एक्सपर्टीज़ होते हैं, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से गाइड किया होगा। तो चलिए, अम्मी का प्रोसीजर की भी बात होगी, लेकिन अम्मी के प्रोसीजर के दौरान एक बहुत ही गलत हरकत करी है। वो गलत हरकत मैं बोलूँगी साहिबा ने करी है। वो इसीलिए कि आप जानते हैं कि इनकी अम्मी हमेशा सर पे दुपट्टा रखती है और उन्होंने कभी भी अपना सर खुला हुआ नहीं दिखाया है। साहिबा को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साहिबा ने अपने आप को चेंज किया है और अभी भी अक्सर वो ये चीज़ें करती रहती हैं, लेकिन वही सेम चीज़ें इन्होंने अपनी अम्मी के लिए करी, वही सेम चीज़ें इन्होंने नानी के लिए करी और अब धीरे धीरे ये सबको बेपर्दा दिखाए जा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उनको, प्रॉब्लम है उन सब्सक्राइबर को जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं या वो जो इन सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उनको ये चीज़ें बहुत इंसल्टिंग लग रही है कि पहले तो अपने आप को आपने सर ढका हुआ दिखाया, एक हिजाबी अपने आप को बताया, उसके बाद आपने खुद हिजाब से अपने आप को दुपट्टे में भी नहीं स्टॉल में लेके आ गई और उसके बाद भी अक्सर इनके हेयर दिखते हैं, वरना हिजाबी कैसे होते हैं ये आप सब लोगों को बेटर पता होगा। तो अब अम्मी को भी इन्होंने हॉस्पिटल बेड पे उनका बिना दुपट्टे वाला सर दिखाया है, जबकि मैंने बोला एडिटिंग सब कुछ इनके हाथ में होती है। ये वहाँ पे स्टिकर भी लगा सकती थी, वहाँ पे कुछ ब्लर भी कर सकती थी। एक इंसान की प्रिवेसी मेंटेन करने वाली बात होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें करती हैं कि इनको क्रिटिसिज्म मिले या दुनिया इनको कुछ बोले, जबकि इन्हें पता है कि इस हिजाब और इस स्टॉल और इस दुपट्टे की वजह से ये आए दिन ट्रॉल होती हैं, आए दिन लोग इन्हें इस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने लिए तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, मतलब अपने लिए तो इन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने अम्मी को भी ऐसे दिखा दिया है। ये गलत बात इन्होंने करी। अगर वो अपनी एक प्रिवेसी मेंटेन कर रही हैं इतने टाइम से सोशल मीडिया पे, अपना हेड उन्होंने ओपनली नहीं दिखाया है, तो उनकी इस प्रिवेसी को मेंटेन करना साहिबा का फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पे नानी के साथ भी ऐसा करती हैं, उनको भी कई बार
इन्होंने बिना दुपट्टे के दिखाया है। और बहुत सारे इनके रिश्तेदार ऐसे हैं जो पर्दा करते हैं और इनकी वीडियो की वजह से, सिर्फ इनके व्लॉग की वजह से उनको भी इन्होंने बिना दुपट्टे के दिखाया है, जो देखने में अच्छा नहीं लगा ऑडियंस को। तो ऑडियंस ने उस चीज़ के लिए कंप्लेन करी है कि तुम्हें अम्मी को इस स्थिति में नहीं दिखाना चाहिए था। हॉस्पिटल का पूरा जो व्लॉग था वो इनके भाई की व्लॉगिंग में आया, लेकिन हॉस्पिटल से अम्मी जब घर आई तो वो सारा व्लॉग साहिबा की व्लॉगिंग में आया। तो साहिबा ने अपनी अम्मी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया, लेकिन उस सरप्राइज़ से पहले एक और चीज़ पे ध्यान देंगे। वो चीज़ ये कि जब वो सरप्राइज़ प्लान हुआ तो अम्मी के बर्थडे सरप्राइज़ के लिए घर में आए हैं टारा के पेरेंट्स दोनों। और बहुत अच्छा हुआ कि ये व्लॉग हमें देखने को मिला, क्योंकि इस व्लॉग के माध्यम से हमें कुछ और अनसीन ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद अभी तक हमें पता नहीं थी। तो वो जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, आपने देखा होगा हॉल पे ही एक मैट लगी हुई है, जिस मैट पे दोनों बच्चे सो रहे थे। अब क्योंकि एक बच्चे के ऊपर से तो कवर हट गया तो हमें पता चल गया कि अरे ये तो टिज़ा है, पर दूसरे बच्चे के सर पे कवर था जो कि बाद में हटा और सोते सोते उन बच्चों को उठाया गया। और वहाँ पे देख के पता चला कि वो कौन है, वो है सहर। यानी कि टिज़ा और सहर दोनों के दोनों हॉल में मैट पे लेटे हुए थे, सो रहे थे। इनफैक्ट लेटे हुए भी नहीं थे, कैजुअली सो रहे थे। और जो इनके घर के जनाब, मतलब जनाब 2.0, क्योंकि अभी से उनको लोग 2.0 ऐसे ही नहीं बोल रहे, कुछ तो उनमें ऐसा देखा होगा कि वो जनाब 2.0 बनते जा रहे हैं। उनको स्पेशल सिंहासन मिला हुआ है, स्पेशल बेड मिला हुआ है जहाँ पे वो अंदर सो रहे थे। बेसिकली क्या होता है कि लड़कियों की प्रिवेसी को हर घर में इंपॉर्टेंस दी जाती है कि लड़के तो कहीं भी लेट जाएंगे, चाहे वो सोफे पे लेट जाएं, चाहे वो नीचे लेट जाएं, चाहे वो गद्दा बिछा के कहीं भी लेट जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है लड़कियों की प्रिवेसी। लेकिन इस घर में सब कुछ उल्टा है। हमेशा की तरह एज ऑलवेज इस घर में प्रिवेसी लड़कियों को नहीं, लड़कों को दी जाती है। एक्चुअली प्रिवेसी नहीं बोलूँगी मैं, कंफर्ट। लड़कों के कंफर्ट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लड़कियां तो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगी और इस घर की लड़कियां को ज़्यादा ही एडजस्ट कर लेती हैं साहिबा के अलावा। ये चीज़ें देख के थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बाकी फिर से हमें एक टॉर्चर देखने को मिलेगा। एक की हंसी ही बर्दाश्त नहीं होती है, अब दो हंसने वाले आ गए हैं, तो एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए नज़र आएंगे हमें आगे आने वाले व्लॉग में, जहाँ पे मैडम अपनी मोटर लाफ से हमारा ये वाला कान ख़राब करेंगी। वहाँ पे अब जो नई वाली खाला आई हैं वो अपनी हलाफ से और अपनी हंसी से हमारा ये वाला कान ख़राब करेंगी। तो इस बार अपने दोनों कानों को बचा के रखा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही मैदान में उतर गए हैं और एक साथ कॉम्पिटिशन पर उतर आए हैं। पता नहीं पहले ये ऐसा नहीं हंसती थी, लेकिन आजकल इनकी हंसी बड़ी इरिटेटिंग हो गई। पहले इनकी हंसी मुझे क्यूट लगती थी, लेकिन अब इनकी हंसी भी इरिटेटिंग हो गई, क्योंकि बिन बात पे, बिना कुछ बोले, बिना किसी बात के बस हंसती रहती है। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी थे कि कभी भी फ़नी अकेले क्यों मौधा नहीं जाते। ठीक है, ये चीज़ें जस्टिफाई हैं कि इनका यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, बहुत बिजी होते हैं कि मौधा नहीं आ सकते। लड़की भी जब ससुराल जाती है तो मायके अकेले ही आती है ना, हमेशा अपने पति के साथ तो नहीं आती है। अपने मायके आती है, 1-2 महीने अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, एक पेरेंट्स और अपने साथ एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टाइम, एक प्रिवेसी वाला टाइम मेंटेन करती है, पर्सनल टाइम जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होता है। तो जब से इनकी शादी हुई है ऑलमोस्ट मतलब 2 साल होने वाले हैं, इस 2 साल में मुझे लगता है फ़नी की तो प्रिवेसी और पर्सनल टाइम की बैंड बज गई है, क्योंकि वो आएंगे तो इनके साथ आएंगे, वो जाएंगे तो इनके साथ जाएंगे। कभी नहीं देखा कि वो अपने आप चले गए हों कि नहीं इस बार मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे अकेले मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे मिल के आ जाऊँगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो खुद से अकेले अपने पेरेंट्स के पास गए हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर पेरेंट्स का मन करता है अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करने का, और बहुत सारी दिल की बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हेजिटेट होती है, चाहे वो मायके से हो, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो बहू के लिए हो, चाहे वो दामाद के लिए हो। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, उनको ये वक्त देना चाहिए। क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है ना कि शादी होके ससुराल साहिबा नहीं गई हैं, शादी होकर ससुराल जो है वो फ़नी आए हैं। तो अगर आप ससुराल आए हैं तो कभी अपना मायके का ट्रिप बनाओ, कभी अपने मायके जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ 1 महीना, वो तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, कम से कम 10 दिन या हफ्ता भर अकेले अपने पेरेंट्स के साथ गुजार के आओ, बिता के आओ थोड़ा सा उनके साथ, ताकि उनको भी अच्छा लगे। और जो ऑडियंस आपके शिकायत करती रहती है ना इतना कि पेरेंट्स को नहीं पूछ रहे हो, उनको अकेला छोड़ा है, शायद उस शिकायत का ये सल्यूशन है, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आखिरकार हम लोग काम तो ऑडियंस के लिए ही करते हैं ना। देखो, मानो तो सजेशन है,
ना मानो तो इग्नोर कर दो, कि थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप अपने पेरेंट्स से मिलने गए, आपको उनकी याद आई। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वाइफ को ही लेके जाना है, यहाँ के जो काम है वो वैसे भी देख सकती हैं, पहले भी देखती थी। यहाँ उनकी पूरी फैमिली है, वहाँ आपकी फैमिली अकेली है, तो आप अकेले वहाँ जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके हालचाल पूछ सकते हैं। आई थिंक उनको भी स्पेशल लगेगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी खुद की ऑडियंस को, जो भर भर के आपको पेरेंट्स के लिए जो क्रिटिसाइज़ करती है ना, उनको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि नहीं नहीं ये बंदे के अंदर है, अभी भी अपने पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अकेले गए हैं। तो मेक अ ट्रिप, प्लान अ ट्रिप एंड स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स। आई थिंक वो भी डिजर्व करते हैं ये टाइम, और ऑडियंस भी यही चाहती होगी और उनको भी अच्छा लगेगा। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई अनदर और कोई लाइन जो मेरे से मिस हो गई हो, जो चीज़ें मैंने नोटिस नहीं करी हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।